नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरदार में हम प्रतिशोध की बात करेंगे। कल जब हम बात कर रहे थे तो उस बलिदान की बात कर रहे थे, लेकिन ये नया भारत है, ये पल भर में पलटवार करने की क्षमता रखता है। जिस तरीके से आज कश्मीर घाटी में आतंक का एक टॉप कमांडर मार गिराया गया, ये बहुत बड़ा संकेत है आतंकवादियों के लिए भी और आतंक को पालने पोसने बड़ा करने वाले पाकिस्तान के लिए भी। कल भारत के वीर सपूतों की शहादत की बात हो रही थी, आज उस शहादत के प्रतिशोध की बात हम कर रहे हैं। शहादत के प्रतिशोध की ज्वाला आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही है। आज हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। यह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। रियाज नाइकू को जिस तरह से हमारे जवानों ने मारा है, उससे आज पाकिस्तान को दर्द बहुत हो रहा होगा, क्योंकि यह पाकिस्तान को दर्द देने वाला ऑपरेशन है। आज हम आपको बताएंगे कि सुरंग बनाकर छुपने में एक्सपर्ट रियाज कैसे अपने ही गांव में घिर गया। रियाज नाइकू के खात्मे की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हंदवाड़ा में जिस तरीके से दो अलग अलग एनकाउंटर्स हुए थे, उसमें हमने भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सब के कुल मिलाकर 8 वीरों को खो दिया था। लेकिन उन वीरों को खोने के बाद की जो तस्वीरें हैं, वो देख लेना बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। हंदवाड़ा से सीधा सीधा तो रियाज नाइकू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रियाज नाइकू के खात्मे और रियाज नाइकू के साथ साथ उसके एक और साथी के खात्मे से सिर्फ एक चीज स्पष्ट होती है कि जब जब आतंक का सर उठेगा, तब तब उसके खात्मे की तैयारी भी हम कर लेंगे। पुलवामा में बड़े आतंकी कमांडर रियाज नाइकू को जब मार गिराया गया, हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर प्रमुख रियाज नाइकू 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के बाद इसी संगठन का सबसे खूंखार आतंकी माना जाता था। बुरहान वानी ने जिस तरह कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया था, रियाज नाइकू भी आतंकी रिक्रूटमेंट में माहिर था। आज रियाज नाइकू के एनकाउंटर और रविवार और सोमवार को हुए हंदवाड़ा एनकाउंटर में आपस का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अपने सैनिकों के बलिदान से भारत बहुत गुस्से में है। आज 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए। पुलवामा के बेगपोरा में एनकाउंटर में रियाज नाइकू अपने आतंकी साथी के साथ मार गिराया गया। रियाज नाइकू का खात्मा इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि वो कश्मीर घाटी में कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। उसकी मौत भारत के जख्म पर मरहम लगाने का काम करेगी। कहते हैं आतंकवाद की उम्र बहुत छोटी होती है और आतंकी की उम्र तो उससे भी कम होती है। अब रियाज नाइकू किस तरह का आतंकवादी था, वो जरा उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा देखकर आप भी समझ लीजिए। क्योंकि एक तरह से हम समझें तो सबसे लंबे समय तक भागने में कामयाब रहने वाला, छिपने में कामयाब रहने वाला आतंकी कमांडर जरूर था ये। हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर चीफ रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी माना जाता था। 2018 में 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सेना की लिस्ट में उसका नाम भी था। अवंतीपुरा के पुलिस रिकॉर्ड में रियाज नाइकू की पहली एंट्री 6 जून 2012 को हुई थी। वो मई 2012 में अपने घर से गायब हुआ था। रियाज नाइकू पर 11 केस दर्ज थे, उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। आतंक विरोधी अभियानों से दूर रहने के लिए रियाज नाइकू पुलिस वालों को धमकी देता था। पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन की हत्या और कुलगाम में 6 मजदूरों की हत्या कराने जैसी वारदातों में रियाज नाइकू शामिल था। रियाज नाइकू ने अपने कई ऑडियोज और वीडियोज से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया था। वो युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलने में एक्सपर्ट बन गया था। लेकिन आतंक के एक्सपर्ट हमेशा अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच ही जाते हैं। रियाज जैसे आतंकियों का एक ही अंत होता है और वो होता है मौत। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। कल हम लोग मॉर्निंग में कवर कर रहे थे और आज जब सर्च शुरू हुआ था, दोनों साइड से क्रॉस फायर ही मारा गया है। कश्मीर में अमन की राह के बड़े कांटे, रियाज नाइकू का खेल खत्म हो गया है।
हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का सबसे बड़ा चेहरा मारा गया। सुरक्षा बलों के साथ उसका एनकाउंटर उसके गांव पुलवामा के बेगपोरा में हुआ, जहां उसके एक साथी के साथ A++ कैटेगरी के आतंकवादी रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नायकू सेना और सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया है। रियाज नायकू पर 12 लाख की राशि का इनाम था और वो जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए नंबर 1 कमांडर था। कई सालों से सुरक्षा बलों और पुलिस को रियाज नायकू की तलाश थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन की कमान दी गई थी और लगातार वो लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते थे। 5 मई की रात रियाज नायकू के अपने गांव आने की पुख्ता खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। फोन की बातचीत के आधार पर नायकू के बेगपुरा आने की सूचना हासिल हुई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आधी रात को 2 बजे तक इलाके को घेर लिया। फिर नायकू के पड़ोसियों को उनके घरों से निकाला गया। 6 मई की सुबह 9:30 बजे रियाज नायकू से सुरक्षा बलों का पहला संपर्क हो सका। इसके बाद रियाज और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी घंटों तक चलती रही। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस के। रियाज नायकू मारा गया है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, और ये मई 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से एचएम का चीफ था। और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोन कर लिए थे, और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर ही मारा गया है। इसके साथ इसका एक और एसोसिएट मिलिटेंट है, एक्टिव मिलिटेंट भी मारा गया है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन के उन कमांडर्स में से था जिसने कई साल तक सुरक्षा बलों से आंख मिचौली की। 12 लाख का इनामी रियाज नायकू 2016 में बुरहान वानी के बाद सबसे चर्चित हिजबुल कमांडर रहा। बुरहान वानी के 2016 में मारे जाने के बाद सब्जार भट्ट, मोहम्मद यासीन इतू जैसे कमांडर्स को 2017 तक मार दिया गया, और अब जो रियाज नायकू है हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जो था उसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया है। बीच में जाकिर मूसा का नाम उठा था, और जाकिर मूसा एक ऐसा मिलिटेंट था जिसकी वजह से हिजबुल मुजाहिदीन ही टूटने वाली थी, और उस वक्त रियाज नायकू ने ही हिजबुल मुजाहिदीन को बिखरने से रोका था। इसीलिए एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए आज ये मानी जाती है। रियाज नायकू बुरहान वानी की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया पर रियाज नायकू के वीडियो आतंक का प्रोपेगेंडा फैलाने के काम आते थे। हालांकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक पता ठिकाना उजागर ना होने देने में बेहद सतर्क रहता था। कुछ आतंकवादियों के जनाजों में बंदूक के साथ सलामी देती हुई उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। रियाज नायकू कई बार एनकाउंटर से भागने में कामयाब रहा था। इसीलिए मंगलवार को जब नायकू की सूचना मिली तो पहले उसे घेरने की रणनीति बनी। किसी आतंकी का खात्मा एक कदम है, अगला कदम होता है कि स्थिति को बेकाबू न होने दिया जाए। बुरहान वानी के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीर घाटी सुलग उठी थी, लेकिन रियाज नायकू के बाद परिस्थितियां बहुत अलग हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट को पूरी तरीके से न सिर्फ दक्षिण कश्मीर बल्कि श्रीनगर में भी बंद कर दिया गया। जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, अब आतंकियों की बॉडीज को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन परिवार के कुछ लोगों को उस अंतिम संस्कार को अटेंड करने की इजाजत जरूर दी जाती है। रियाज नायकू दक्षिण कश्मीर का रहने वाला था, उसकी अंत्येष्टि होगी उत्तर कश्मीर में, और वहां पर उसके बहुत करीबी परिवार वाले आ सकते हैं। 2012 में आतंकवाद का रास्ता चुनने वाला गणित का टीचर रियाज नायकू 8 साल तक बचता रहा, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। 2018 और 19 में रियाज नायकू के लिए कई बार जाल बिछाया गया, लेकिन हर बार वो लुका छुपी में कामयाब रहा। सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू की प्रेमिकाओं तक को ट्रैक किया। अपनी एक प्रेमिका को रियाज नायकू ने लिखा था कि तुम मुझे चिनार के पेड़ जैसी लगती हो। 2018 में रियाज नायकू ने एक बड़े सुरक्षा अधिकारी को आत्मसमर्पण का फर्जी प्लान बनाकर भ्रमित करने की कोशिश की थी। ये टेक्नोलॉजी सा भी था, कंप्यूटर सा भी था, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर था, और बड़े पैमाने पर यूथ को रेडिकलाइज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। ये बुरहान वानी गैंग का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर था, और इसका मारा जाने से हमारा मोरल और मोटिवेशन खूब बढ़ेगा। जहाँ तक टेररिस्ट है उनका मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाएगा। उस इलाके में यूथ आसानी से रेडिकलाइज नहीं होंगे, और इसके मारे जाने से बड़े पैमाने पर साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया 100% हो गया है। 35 साल का रियाज नायकू घाटी में कई युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर आया था। इसीलिए अब जब नायकू मार गिराया गया है
तो कश्मीर घाटी को अमन की नई उम्मीद मिली है। दिल्ली से कमलजीत, अभिषेक भल्ला, श्वेता सिंह और श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। रियाज नाइकू जो है वो बहुत माहिर हुआ करता था कि किस तरीके से एनकाउंटर के समय वो भाग निकले वहां से। इसीलिए सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से उस चक्रव्यूह को रचा ताकि इस बार ये फरार न होने पाए। हम आपको उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं कि किस तरीके से नाइकू को घेरा गया था और उसके बाद उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। फोन इंटरसेप्ट से पता लगा कि मां से मिलने के लिए उसकी बीमारी के कारण रियाज नाइकू बेगपुरा गया। पुख्ता अलर्ट के बाद पुलवामा के बेगपुरा को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा, उस पूरे गांव को। सुरंग या अंडरग्राउंड तहखाने के इनपुट के बाद रातों रात कई खेत और रेलवे ट्रैक की खुदाई हुई। इसे सुरंग बनाने में बहुत माहिर माना जाता था, इसीलिए इस तरह की तैयारी भी इस बार रखी गई थी। आधी रात को सर्च ऑपरेशन बंद किया गया, लेकिन घेराबंदी बरकरार रखी गई। सुबह 9:30 बजे के बाद रियाज नाइकू के साथ गोलीबारी शुरू हुई। उस तरफ से भी जवाब आते रहे, लेकिन आखिरकार सरेंडर करने के जितने भी कॉल्स थे, जब उस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उसके बदले में गोलियां वहां से चलने लगी, तो फिर सुरक्षा बलों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था और रियाज नाइकू जिस घर में छिपा था उसे उड़ा दिया गया। अमूमन ये देखा जाता है कि कभी भी अगर कोई आतंकी कहीं पर छिपा होता है तो उसकी सुविधा के लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको भगाने के लिए पत्थरबाज सामने आ जाते हैं। और उसी तरीके से जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है भारतीय सुरक्षा बलों को, कोई आतंकी मौत के घाट उतारा जाता है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो पत्थरबाजी की शक्ल में ही नजर आता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। रियाज नाइकू के खात्मे के बाद उसके गांव बेगपुरा में पत्थरबाजी की घटना की रिपोर्ट है। हालांकि सुरक्षा बल हालात की गंभीरता को लेकर बहुत चौकन्ने हैं। न सिर्फ इंटरनेट को बंद किया गया है, बल्कि उस पूरे इलाके में फोन, किसी भी तरह से आप संपर्क नहीं कर सकते। जो प्राइवेट फोन है उन सबको बंद कर दिया गया है। और सुरक्षा बलों का दावा है कि स्थिति को बहुत जल्दी नियंत्रण में कर लिया गया। लेकिन एक तरफ ये पत्थरबाजी की घटनाएं चलती रहती हैं, जो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके भविष्य को अंधकार में डालने वाले व्यक्ति को जहन्नुम पहुंचाया गया है, उस आतंकी को जहन्नुम पहुंचाया गया है जिसके हाथ उस स्कूलों को जलाने के दोषी हैं, जिसमें कश्मीर का भविष्य संवर सकता था। लेकिन शायद इसमें थोड़ा सा समय लगे। आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाना है और कश्मीर को आगे का सही रास्ता दिखाना है। लेकिन हम आपको अब कुछ अलग तस्वीरें दिखाते हैं उस गाजीपुर की, जिसने अपने शहीद के अंतिम संस्कार के लिए जब वो इकट्ठा हुए तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने थी, वो आप देख सकते हैं। यूपी के गाजीपुर में कुपवाड़ा हमले में शहीद अश्विनी कुमार को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शहीद अश्विनी कुमार यादव को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का ये हुजूम उमड़ा। भारत माता की जय जयकार आप सुन सकते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ। जो भारतीय सुरक्षा बल हैं वो आतंकवाद का तो एनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन कोरोना का एनकाउंटर जो चल रहा है वो कितना सफल हो रहा है। दरअसल जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे हम उस 50वें दिन के करीब पहुंच रहे हैं, जब लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होंगे, उससे पहले जिस तरह के आंकड़े हैं उसे भी हम एक नज़र देखते हैं कि इस समय कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो किस स्तर पर खड़ी है। लगातार लॉकडाउन से भारत को ये उम्मीद जगी थी कि सब कुछ 16 मई तक नियंत्रण में आ जाएगा,
23 अप्रैल को नीति आयोग ने यह अनुमान लगाया था, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनमें ऐसा होता नहीं दिख रहा। भारत में कोरोना के केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2,000 से ज्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। कई बार नए मामलों की संख्या 3,000 तक पहुंच रही है। ऐसे में 16 मई वाला प्रोजेक्शन जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों का गणित बहुत चिंताजनक है। पिछले 15 दिन में 62.8% मामले सामने आए हैं, यानी संक्रमण के मामले बहुत कम समय में बढ़ गए हैं। पिछले 15 दिनों में पॉजिटिव केस की दर भी 3.8 से 4.4% तक है। पिछले 15 दिनों में 70% से भी ज्यादा मामले पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु में भी संक्रमण की रफ्तार ज्यादा रही है। और एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि भारत में हर रोज जो नए मामले आ रहे हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके बीच का फासला बढ़ रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है। लॉकडाउन के शुरुआती 40 दिनों का विश्लेषण करने पर यह पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉकडाउन के 40 दिनों के असर को डिकोड किया है। कोरोना के साथ भारत का एनकाउंटर लगातार चल रहा है। भारत ने कोरोना को पराजित करने के लिए जल्दी लॉकडाउन का ऐलान किया और उसके पालन की पूरी कोशिश हुई, लेकिन लॉकडाउन के 40 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं आया। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने भारत में 25 मार्च से 30 मई तक कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ोतरी के 7 दिन के रोलिंग औसत का विश्लेषण किया और इन आंकड़ों की तुलना कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लॉकडाउन के शुरुआती 40 दिनों से की। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। संक्रमण के फैलाव की असल स्थिति को जानने के लिए रोलिंग या मूविंग औसत एक विश्वसनीय पैमाना है। ये नए मामलों की रिपोर्टिंग में अचानक बढ़ोतरी के ट्रेंड या गिरावट के ट्रेंड को दिखाता है और नए मामलों की रिपोर्टिंग में हुई देरी या अंतराल को भी दर्शाता है। DIU ने विश्लेषण में पाया कि लॉकडाउन के पहले 40 दिनों में प्रभावित देशों में कोरोना के मामलों की संख्या अपने चरम पर पहुंचने के बाद नीचे गिरनी शुरू हो गई, लेकिन भारत के लिए ये बात हम नहीं कह सकते। ये सच है कि भारत ने 500 केस रिपोर्ट होने के कुछ ही समय में देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था। भारत में लॉकडाउन के 40वें दिन कोरोना के मामलों में हर रोज की बढ़ोतरी का 7 दिन का रोलिंग औसत 2022 रहा। इसका मतलब ये है कि आखिरी एक हफ्ते में भारत में हर रोज 2022 नए केस जुड़े। अभी संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत में कोरोना के मामलों का पीक क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। भारत की तुलना में इटली, ब्रिटेन और स्पेन में हर रोज बढ़ते मामलों का औसत ज्यादा था, लेकिन इनका ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। अपने लॉकडाउन के 40वें दिन तक फ्रांस और चीन ने भारत की तुलना में अपने हर दिन बढ़ने वाले केसों की संख्या को कम कर दिया। लॉकडाउन के 40वें दिन 7 दिन का रोलिंग औसत फ्रांस के लिए 1882 और चीन के लिए 413 था, जबकि भारत का 2022 है। संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बावजूद फ्रांस ने अभी भी अपने लॉकडाउन को खत्म नहीं किया है। फ्रांस में 17 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ था, तब वहां 6,573 मामले थे। WHO की डेली स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई तक फ्रांस में 1.3 लाख केस दर्ज हुए थे। फ्रांस में 11 मई से लॉकडाउन में ढील की उम्मीद है, लेकिन उसने अपनी हेल्थ इमरजेंसी को 24 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यानी इस दौरान फ्रांस में आने वाले यात्रियों को 2 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहना होगा। चीन ने वुहान को 23 जनवरी को लॉकडाउन किया था। तब तक चीन में 571 केस रिपोर्ट हुए थे। वहां लॉकडाउन 8 अप्रैल को खत्म हुआ। तब तक चीन वायरस पर काबू पाने में सफल हो गया था। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के करीब 60% मामले सिर्फ 12 शहरों से ही रिपोर्ट हुए हैं। ये आंकड़े सचेत करने के लिए होते हैं, ये आंकड़े हतोत्साहित होने के लिए नहीं होते हैं। वैसे जो अच्छा आंकड़ा है वो दिखाने से पहले जरा हम एक और चिंताजनक आंकड़ा आपके साथ शेयर कर लेना चाहते हैं कि कितने लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं और कितने जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना वो जरा बढ़ रहा है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए इसे समझिए कि डेली जो नए केस हैं वो 3,900 और डेली जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो 1,020। आप शुरुआत के पॉइंट से देखिएगा तो वो बहुत ज्यादा फासला नहीं था और आज की तारीख में जाकर ये फासला बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसे लेकर।
लेकिन 40 दिन का हिसाब हम आपको दिखा रहे हैं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। लॉकडाउन वाली रणनीति जो है वो भारत की चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, इसे एक हम दूसरी स्टडी के नजरिए से भी आपको समझाते हैं। ये जो स्टडी है वो की है मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने। उसमें पाया है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया गया तो अब तक देश में घातक कोरोना से 4,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए होते और 33,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी होती। IIPS ने अनुमान लगाया है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं किया गया होता तो अप्रैल के आखिर तक देश में एक्टिव कोरोना वायरस केस की कुल संख्या 2.5 लाख हो गई होती और 4 मई तक ये संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार करके बहुत आगे निकल गई होती। ये स्टडी IIPS के निदेशक और वरिष्ठ प्रोफेसर KS जेम्स की निगरानी में हुई है। स्टडी से पता चलता है कि कोरोना के जितने केस था उसके अनुसार जो मामले असल में सामने आए उनके बीच का अंतर समय के साथ बढ़ता गया। इसी तरह जितनी मौतों का अनुमान था और जितनी मौतें हुई हैं उनके बीच भी बड़ा अंतर देखा गया। स्टडी के अनुसार अगर लॉकडाउन न होता तो 3 मई तक देश में 34,319 मौतें हो गई होती, लेकिन 3 मई तक असल में मौतों का आंकड़ा 1,304 रहा। इस अंतर की वजह है संपूर्ण लॉकडाउन और रोकथाम के दूसरे उपाय। इस रिसर्च में संक्रमण फैलने के बारे में जानकारी देने वाले नंबर R0 के आधार पर भी लॉकडाउन को फायदेमंद बताया गया है। लॉकडाउन से पहले R0 की गणना 2.56 थी, जो अब घटकर 1.16 हो गई है। आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन से पहले कोरोना का एक मरीज 2 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 1 व्यक्ति तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इसका रिप्रोडक्शन नंबर और कम हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन संभव हो पाता है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक वो लोग जो बात सुन रहे हैं, घर के अंदर हैं और वो बहुत बड़े हीरो हैं इस देश के लिए इस समय, वो भी कर्मवीर हैं कोरोना के। और दूसरे लोग वो जो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अंदर जो लोग वापस भेजते हैं, या तो समझा बुझाकर या फिर अपना खौफ दिखाकर। जयपुर में जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गई तो वहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी निर्भया स्क्वाड से हुई जिसमें 200 महिलाएं जो कि 25 से 35 साल की उम्र के दायरे में है, पूरी तरीके से फिट है, मार्शल आर्ट्स में पूरी तरीके से पारंगत, लेकिन उनमें कुछ कला और भी है। उनसे बातचीत करते हुए बहुत सारे दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। देखिए कैसे वो लोगों को उनके घर में ही रहने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई उनकी मौजूदगी में घर से बाहर नहीं आता। देश के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। समय कोरोना का है, संक्रमण का है, इसीलिए बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं, कहीं उल्लंघन करते हैं। पुलिसिंग की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है, हर एक व्यक्ति बार बार कहता है कि हमारे जो कर्म योद्धा हैं वो हैं जो इस समय में भी सड़कों पर निकल रहे हैं। कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के साथ हम इस समय जयपुर में मौजूद हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए 200 महिलाओं का एक बटालियन है जिसका नाम निर्भया स्क्वाड है। मैम, आप उसको मैनेज करती हैं। सुनीता मीना जी, क्या क्या कर सकती हैं ये सब? ये हमारी निर्भया स्क्वाड महिला ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है और ये बहुत शानदार काम कर रही हैं और ये लोग वास्तव में एक स्मार्ट कॉप हैं। ये लोग मार्शल आर्ट्स में दक्ष हैं, सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक्स ये जानते हैं और इसके अतिरिक्त ये एक लड़की 10 को पछाड़ने के अंदर सक्षम है और हमें इन सब पे गर्व है। ये महिला ऑफिसर्स के पास में हमने उनको बाइक दी हुई है जिसके अंदर सायरन सिस्टम है, जिसके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वेल इक्विप्ड है, फर्स्ट एड बॉक्स है और ये लगातार इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर बोलती हुई जाती हैं कि आप घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों से बाहर। ये दिखा सकती हैं किनकी बाइक से? हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को संदेश देते हैं कि देयर इज कर्फ्यू एरिया, सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, जयपुर पुलिस ऑलवेज विद यू। हम संदेश देते रहते हैं लगातार और पब्लिक से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है।
हमारा वेलकम करते हैं, फूल बरसाते हैं और हम जोश और उत्साह के साथ ड्यूटी करते हैं। जो ये सारी लड़कियां हैं, ये सब मार्शल आर्ट्स में आपने बोला कि मार्शल आर्ट्स अच्छे तरह से जानती हैं। यस मैम, तो सचमुच में आप लोग पटक लेती हैं 10 लोगों को? बिल्कुल मैम, हमें तैयारी इसीलिए किया गया है। और मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सिर्फ वर्दी नहीं है बल्कि एक शायर का दिल भी है। तो एज ग्रुप आप लोगों की क्या है? सबसे यंग 25 से स्टार्ट है, मतलब 25, मोर देन 25, 26 और 30 तक है। फिजिकली आप लोगों में से आपको लगता है कि मतलब आप किसी भी मेल को भी आराम से पछाड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पुलिस की मतलब जो जैसे कि मैडम हमारी बताती है कि पुलिस के खून में ही, और एक पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मतलब लेडी होना, और ये अभी इस टाइम तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो पर बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे इलाकों से देखा, मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाकी जगहों की बात कर रही हूँ कि कई बार पत्थर चलते भी हमने देखे। तो ये चीजें कभी डराती हैं? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता इससे। और जाते हैं तो पब्लिक हमारी सुनती भी है। अब हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, कोई कोई जगह, लेकिन जाते हैं तो पब्लिक सुनती है कि भाई लड़कियां हैं, और थोड़ा सा ऐसा प्राउड ऑफ महसूस होता है कि भाई हाँ, वो हमें देख के ऑटोमेटिकली घरों के अंदर चले जाते हैं। मैम मेरी 4.5 साल की बेटी है, जिसको कोरोना, ये जो पैंडेमिक कोरोना डिजीज चल रही है, इसके दौरान मैंने गांव में छोड़ रखा है। और वो कहती है कि मम्मा आप बहुत अच्छे से ड्यूटी करो, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ बहुत पावरफुल और ब्रेव हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम विदेश की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे अंदर और हमारे घर वालों के अंदर भी इस चीज को लेके बहुत जज्बा है। और जब लोग हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं और तालियां बजाते हैं, तो हम जो मुंह बांध रखा है उसके अंदर से हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि दुनिया हमें देख के बहुत मजबूत हो रही है और इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मजबूत है, सशक्त है, इससे बाहर निकलेंगे सब। जो जैसे ड्यूटी से आते हैं, घर से बिल्कुल तैयार होकर निकलते हैं, गाड़ियों को हाथ लगाने से पहले ने सैनिटाइज करते हैं, बाद में बाइक उठाते हैं, ड्यूटी करते हैं। घर जाते हैं तो घर वाले पहले ही दरवाजा खोल के रख देते हैं, बेटे को साइड में कर देते हैं, डायरेक्टली बाथरूम में जाते हैं। मतलब कपड़े भाग के नहीं आ सकता है पास? भाग के आता है कि मम्मा आ गई, लेकिन उसके पापा उसको साइड में ले लेते हैं कि बेटा मम्मा ड्यूटी से आई है, अभी नहाएगी, कपड़े धोएगी, बाद में आपको लेगी। बच्चा साइड में हो जाता है, लेकिन दुख होता है मैम बहुत। पर डायरेक्ट बाथरूम में जाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद में पूरा सैनिटाइज होने के बाद में ही बच्चों को हाथ लगाते हैं। ऐसे भी होंगे मैम जिनके हस्बैंड भी पुलिस में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके हस्बैंड पुलिस में है। जी मैम, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है। वो भी मेरी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं कि एक महिला होने के नाते हम इस पोजीशन पे हैं कि हम पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे देश को जागरूक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज के लिए। ट्रेनिंग चल रही थी और उतनी मुश्किल ट्रेनिंग चल रही थी, कभी एक समय के लिए भी लगता था कि नहीं कर पाऊंगी? हाँ, शुरू में ऐसा लगा था, बट कर गए। पर हौसला बढ़ाते रहे सब? यस सारे लोग हौसला बढ़ाते रहे आप लोगों का? यस मैम, बहुत अच्छा लगा है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में है। और हाँ, वो दिल्ली में है अभी हाल, तो वो बोलते हैं कि ना ये अच्छा टाइम है नौकरी करने का, तुम्हें जानने का। वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम घर से आते हैं बच्चों को छोड़ के और यहाँ से जाते हैं, तो अपना भी पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चों का भी ध्यान। देखिए, जो लोग बेटियों को बांधने की कोशिश करते हैं वो सुन ले ये सारी बातें। मुश्किल लग रहा है या? मुश्किल तो नहीं लग रहा मैम, तो रूटीन हो गया, 1 महीने से यही चल रहा है। घर जाते हैं, नहाना, हेलमेट धोना, जूते तक धोना, सारे गाड़ी सैनिटाइज करना, फिर बाद में बच्चों के पास जाना। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि इससे जब कोरोना का यहाँ पे प्रकोप चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि लोग घरों में काफी दिनों से बंद हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ लोग बिल्कुल ही बोझिल हैं, तो कुछ उदास है। तो उनकी उदासी दूर करने के लिए हम लोग टाइम पर उनका मनोरंजन भी करते हैं, उनको जागृत भी करते हैं, और जागरूक करने के लिए हम लोग कभी कभी गाना भी गाते हैं। क्या बात कर रही है? तो मतलब ये जो फोर्स है आपकी, जो तो एक तो यूनिफॉर्म इतना स्मार्ट इनका, जितनी काबिलियत आप बता रही हैं, उसमें वो गाना भी गा सकती हैं। गाती हैं, तो मैं कहूंगी देखिए आप इनसे पूछ सकते हैं गाना। ऐसे मौके आते हैं? हाँ, ऐसे मौके आते हैं जब लोग बहुत ज्यादा पजल्ड हैं, कई लोग घरों में हैं और वो सोचते हैं उनके मतलब नीरस सा हो रहा है सब कुछ। क्या करते, क्या गाती हैं अगर गुनगुना सके हमारे लिए? हाँ बिल्कुल मैम, मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी जिसके माध्यम से हम लोग उनको अवेयर भी करते हैं। महामारी है कोरोना, कुछ भी तुम करो ना, बैठो घरों में अंदर, किसी और से डरो ना। महामारी है कोरोना, कुछ दिन की बात है प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो, सरकार
बेकार के वो सारे, साबुन से हाथ धो लो, कोई फिक्र करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी और से डरो ना। कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ये सब निर्भया स्क्वाड की लड़कियां एक इतिहास बना के रहेंगी इस कोरोना की जंग में। न केवल हम जीतेंगे बल्कि पूरी जनता को हम जिताने में अपना अहम योगदान देंगी। हमें है विश्वास, हमें है विश्वास, हमें है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कि बलिदान आप भारत में एक ढूंढने जाएंगे ना, आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिलेंगी, और ये अनगिनत कहानियां ही बताती हैं कि भारत क्यों कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सफल होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक। दरअसल अगर आपके पास हौसला हो तो आधी जंग आप वैसे ही जीत लेते हैं। तो इनकी स्पिरिट्स इतने ऊंचे हैं कि ये इस हिम्मत के साथ इस लड़ाई को जीत रही हैं, क्योंकि जहां पर ये पेट्रोलिंग कर रही थी ये जयपुर का सबसे संक्रमित रामगंज का इलाका है। बहरहाल एक तो है कोरोना के खिलाफ जो लॉकडाउन है, दूसरा है उस लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अब अर्थव्यवस्था किस तरीके से चले, कैसे उसमें पैसे आए, तो एक तरीका उसका होता है राजस्व। एक तरीके से समझिए तो आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल जो है वो अर्थव्यवस्था के सूखते गले को तर करने का काम कर रही हैं। उस पर टैक्स बढ़ाकर न सिर्फ केंद्र की तरफ से बल्कि अलग अलग राज्यों की तरफ से किस तरीके से आज की तारीख में भारत सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला तेल पर बन गया है देश, ये रिपोर्ट भी देखिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़कर 69% हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इससे सरकार को करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरी हुई कीमतों का सबसे बड़ा फायदा सरकार और तेल कंपनियों को मिल रहा है, क्योंकि तेल का बेस प्राइस कम हुआ है और टैक्स बढ़ा है। बेस प्राइस में पेट्रोल को प्योरीफाई करने की लागत भी जुड़ी होती है। अगर ये कम होता है और सरकार टैक्स बढ़ाती है तो सरकार को मिलने वाला राजस्व और तेल कंपनियों को मिलने वाला हिस्सा बढ़ जाता है। 1 मार्च को बेस प्राइस 32 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर था, जो 6 मई को 17 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर आ गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़त का ग्राहकों पर असर नहीं होगा, क्योंकि इस साल कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हैं, इसलिए रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने से डीजल के दाम 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम 1 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पंजाब में भी डीजल और पेट्रोल के दाम 2-2 रुपए बढ़ गए हैं। भारत के अलावा सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं जहां ईंधन पर टैक्स 60% से ज्यादा है। फ्रांस और जर्मनी में ईंधन की मूल कीमत पर टैक्स 63% है, इटली में 64%, ब्रिटेन में 62%, स्पेन में 53%, जापान में 47%, कनाडा में 33% और अमेरिका में 19%। पिछले साल तक भारत में भी डीजल और पेट्रोल पर टैक्स 50% तक था, लेकिन अब ये बढ़कर 69% हो चुका है। असल में केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारें अपना खजाना भरने के लिए तेल पर टैक्स लगाने का सहारा ले रही हैं। केंद्र सरकार ने इसके पहले मार्च महीने में ही पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए लीटर तक टैक्स बढ़ा दिया था। एक बार फिर इसे बढ़ाया गया है ताकि कच्चे तेल की घटी कीमत का फायदा उठाया जा सके। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।